ओके बच्चों, ठीक है फिर शुरू करते हैं हम लोग। अब जितने बच्चे आने थे वो आ गए, जो नहीं आया नहीं आया। शुरू होते हैं अपनी क्लास। हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोगों ने टोटल इंटर्न रिफ्लेक्शन करा था। आज उसके क्वेश्चन करेंगे और टीआईआर टोटली खत्म हो जाएगा। टीआईआर के लिए आप लोगों को जो चीजें जो ध्यान देनी है, जो समझनी है, वो क्या है कि आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए साइन इनवर्स 1/म्यू, यानी कि क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए हमारा एंगल। लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये दूसरी बात है कि लाइट रे हमारी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में घुसनी चाहिए, तब जाकर के हमारा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सर गुड इवनिंग सर। बड़ी जल्दी आ गए सर आप। सर वो लाइव सुन रहे थे सर, वो शिक्षा मंत्री सर बोर्ड के एग्जाम के डेट्स आ गए सर। क्या आ गई? सर अपनी 4 मई से आएंगे सर बोर्ड। 4 मई से हाँ 4 मई से 10 जून के बीच में खत्म हो जाएंगे बोर्ड्स। 12th के? हाँ 12th के, और सर उसके और 10th 12th दोनों, मतलब हाँ 4 मई से स्टार्ट होंगे, दस हाँ, जून के अंदर दोनों के खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और सर प्रैक्टिकल 12th के अपने सर 1 मार्च से हैं। 12th के प्रैक्टिकल्स। हाँ सर 1 मार्च। तो जो मेरे हिसाब से नीट का एग्जाम जो जाएगा, वो जाएगा जून के लास्ट में या जुलाई तक। सर हम लेट आए सर, अच्छी खबर नहीं थी सर। अच्छी खबर क्या है? ठीक है, मुझे तो अंदाजा तो था, मुझे मई तक चले जाएंगे। और ये भी मुझे अंदाजा था, एक दिन शायद तुम लोगों से बात हो रही, तब मैंने कहा था कि 6 दिन में खत्म भी कर सकते हैं। सर हमें बहुत सुकून मिला क्योंकि अप्रैल में हमारी दोनों दीदियों की शादी थी सर। कसम से बहुत सुकून मिला। तो मतलब तुम्हें ये सुकून मिल गया कि तुम्हें अब शादी में जाने का सुअवसर प्राप्त होगा। हाँ सर, वरना अगर देखो शादी के दिन अगले दिन ही पेपर होता तो शादी तो एंजॉय नहीं कर पाते ना सर, ठीक है, ठीक इसलिए। है, ठीक है, बधाई हो, बधाई हो। तो शादी किधर है दीदियों की? सर ये अपना एक हैगा सर, हम बता रहे राम जी होटल, वो झा मैरिज हॉल। झांसी में? हाँ झांसी में। ठीक है, वो मुझे और बता एक देना, मुझे बस एड्रेस मैसेज करने की जरूरत है तुम्हें बस बस। हम कार्ड देने आएंगे सर घर पर। ठीक है। अभी इधर देखें सभी लोग, तो आप लोगों के पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। हैव फन। हैव फन नहीं, सिलेबस ढंग से कंप्लीट करना है और रिवीजन भी अच्छे से करना है, ठीक है? चल, मुझे अंदाजा था लेट होगा, लेकिन ठीक है, मुझे एग्जैक्टली मई का अंदाजा नहीं था। मुझे था मार्च से अप्रैल के लास्ट तक चले जाएंगे या मई के शुरू तक। तो मई के शुरू में उन्होंने शुरू किया, मई के शुरू में ही खत्म कर दिया। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, बढ़िया। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर कंडीशंस फॉर टीआईआर अगर आपको याद है तो वो एक तो डेंस से रेयर जाना चाहिए और दूसरा जाना चाहिए क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल पर, तब काम हो जाता है। आ जाते हैं हम अपने एग्जाम्पल वगैरह वगैरह बताई दिए थे। अब चलो कुछ एग्जाम्पल पे आते हैं। फाइंड एट व्हाट एंगल अ फिश इनसाइड अ लेक विल सी अ राइजिंग सन। चलो भाई, टेक म्यू इज इक्वल्स टू 4/3। किस एंगल पर उसे राइजिंग सन दिखाई देगा? देखे जरा किस व्यक्ति का दिमाग चलता है और कैसे वो सॉल्व करने की कोशिश करता है। राइजिंग सन, राइजिंग सन कहाँ से आता है? नीचे से आता है। राइजिंग सन फिश को किस एंगल पर दिखाई देगा? राइजिंग सन की जो लाइट रे यानी कि एयर से अंदर की तरफ घुसेंगी। देखें जरा कौन बच्चा अपना दिमाग लगा पा रहा है, डायग्राम बना पा रहा है। आप लोगों से डायग्राम बन रहा है, आइडिया आ रहा है? अंकित, कर अंकित, रहा हूँ सर। आइडिया मतलब आइडिया आ रहा है? आइडिया आ जाएगा तो हो जाएगा, वो ऐसे कोई तोप नहीं है, सवाल छोटा सा है। सरफेस बना लिया सबसे पहले तो मैंने, पानी का सरफेस। राइजिंग सन, राइजिंग सन कहां से दिखेगा पता है? यहां से। ये है राइजिंग सन, दिख रहा है? तो जो लाइट रेज, अब मछली बना देते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जल की रानी मछली, मछली बनाई जाएगी अब नीचे। ठीक है, ये मछली जल की रानी हो गई। लाइट रे, सन से लाइट रे आती है, तो सन से हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रे जाएगी। सन से हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रे जाएगी, लेकिन जो लाइट रे उसकी यहाँ आएगी, वो ग्रेज करते हुए आएगी, ऐसे आएगी लाइट रे। देखो, एक चीज मैं आपको आज बहुत टॉप की चीज बताता हूँ, इसको सुन लो और अगर कहीं तुम्हें जगह मिल रही हो तो लिख लो। ऐसे आपको ये दिख रहा है नीचे पानी है,
पता है ना नीचे पानी है, यानी कि नीचे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऊपर एयर है, ऊपर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर रेयर मीडियम है यानी कि ये, और नीचे डेंस मीडियम है, वाटर, यानी कि म्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पर दिया है 4/3 जो कि ऑफकोर्स ग्रेटर देन 1 है। तो ऊपर का रेयर मीडियम हो गया, नीचे का डेंस मीडियम हो गया। तो मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आपको सवाल भी आएंगे, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, आगे मैं एक आध सवाल कहीं तुम्हें बता भी दूंगा, तुम्हें सवाल आएंगे भी, क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो थ्योरी बेस्ड सवाल आएंगे। उन सवालों में तुमसे पता क्या पूछा जाएगा, तुमको फाइंड एट व्हाट एंगल ऑफ फिश इनसाइड अ लेग विल सी, ये छोड़ दो हटाओ। तुमको ये है कि जब भी ग्रेज करते हुए लाइट रे आएगी तो वो किधर घुसेगी, मतलब ऐसे सीधी लाइट रे आ रही है तो वो पानी में घुसेगी कि हवा में जाएगी, ऐसा सवाल तुमको आता है। समझ रहे हो? चलो, अगर तुम्हें मेरा सवाल समझ में नहीं आया, अनिरुद्ध तुम लेट क्यों आए थे आज? क्यों बाबा अनिरुद्ध यस सर। लेट क्यों आए? सर वही सुन रहे थे सर। अच्छा, चलो अभी तुम्हारा पहला है, तुम ये प्रिंस नहीं बन जाना तुम, प्रिंस तो प्रिंस है, प्रिंस अकेला ही हो सकता है, दो तीन नहीं हो सकते। अब सुनो, चलो यहाँ पर सवाल सुनो, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक इन दिस स्पेस, ये जो बाजू में तुम्हें स्पेस दिख रहा है ना, ये जो उधर दिख रहा है तुम्हें, इन दिस स्पेस, मतलब ये वाला स्पेस जो आगे दिख रहा है, इन दिस स्पेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is gradually increasing from bottom to top, ठीक, full stop, if a light ray enters perpendicularly from the side, then draw its path या फिर ऐसे पूछ सकता है किस तरफ से वो बाहर निकलेगी, कहां से। तो लाइट रे परपेंडिकुलरली एंटर करा रहा है अपन, यानी कि यहां से एंटर करा दी मान लो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो नीचे से ऊपर जाते जाते बढ़ रहा है, म्यू इंक्रीजिंग, म्यू जो है ऊपर जाओगे तो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? सवाल समझ में आया कुछ? बोलिए बोलिए बोलिए, सवाल समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जो म्यू है बच्चों वो इंक्रीज कर रहा है हमारा, नीचे से ऊपर जाते टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है। बताएं कोई समस्या इसमें दिख रही है तो जल्दी बोलिए। In this space, refractive index is gradually increasing from bottom to top. If a light ray enters perpendicular from side, then draw its path. इसका पाथ बताना है। शुरू हो जाओ। मतलब पाथ नहीं भी बताओ, फिर भी मुझे बस इतना तो बताओ, सवाल समझ में आ गया कि नहीं? आर्यन। यस सर। सवाल आ गया सर समझ में। पक्की बात? हाँ सर।
चलो, तो अब बताओ जरा लाइट रे किधर घुसेगी? फिर ऊपर वाला सवाल करेंगे हम। पहले ये वाला सवाल समझ लो, फिर बताओ। मतलब ये बता दो, फिर हम ऊपर वाला देखेंगे। फिर मछली वाला सूर्योदय का वाला सवाल देखेंगे। पहले ये बताओ। ये समझ में आ गया तब तो, थोड़ा आइडिया आ गया तब तो ऊपर वाला तो आसान है ही है, वो तो घटिया से बच्चों वाला सवाल है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। ये बताओ। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है? इसको लिख लो और समझ लो। तो जो अलोंग दी सरफेस जब लाइट रे एंटर करती है तो वो हमेशा डेंस मीडियम में घुसती है। सर नो डेविएशन। नो डेविएशन तो असंभव है ना, वो घुसेगी तो वो डेविएट तो करेगी, लेकिन वो हमेशा डेंस की तरफ घुसती है। लाइट रे ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स डेंसर मीडियम। मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है रेयर मीडियम में और टूवर्ड्स द नॉर्मल जाता है डेंसर मीडियम में। तो यहाँ पर अगर जैसे हम यहाँ मान लेते हैं, देखिएगा मैं अंदाजे से बता रहा हूँ आपको चीजें। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ऐसे सरफेस के अलोंग जा रही है ये, यानी कि ऊपर डेंस मीडियम होगा, नीचे रेयर मीडियम होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो लाइट हमेशा डेंस मीडियम, मतलब इससे रेयर मीडियम से दूर, यानी कि ये ऐसे मुड़ जाएगी। अच्छा, ऐसे मुड़ेगी, उसके बाद ये ऐसा नहीं कि सीधी लाइन में चली जाए, नहीं, उसका ग्रेजुअली धीरे धीरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ रहा है ना। तो जैसे हम अगर ये लाइन बनाते हैं तो इसका जो मुड़ना होगा वो थोड़ा सा और मुड़ जाएगी, लाइट रे थोड़ी सी और मुड़ जाएगी, फिर और आगे जाएगी तो लाइट रे थोड़ी सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ जाएगा तो लाइट रे और मुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है? यानी कि वो ऐसे ऐसे करके इधर से बाहर निकलने की उसकी संभावना है। मतलब एग्जैक्ट परपेंडिकुलर तो नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ संभावना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे यार, बोलिए ना। हाँ सर। लाइट जो है वो हमेशा डेंस की तरफ मुड़ती है और ये ऐसे 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 कंटिन्यूअसली मुड़ते चली जाएगी, मुड़ते चली जाएगी, मुड़ते चली जाएगी, और ऐसे फाइनली ऊपर की तरफ पूरी चली गई डेंस मीडियम, और डेंस और डेंस और डेंस में जाएगी तो लाइट और नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल की तरफ करते हुए चली जाएगी और फाइनली वो नॉर्मल की तरफ ऐसे ऐसे आ रही है वो, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे आ रही है ये, यार मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे आ रही है, ऐसे आई ऊपर की तरफ चली गई। समझ गए ना? इन दिस स्पेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा वो यहाँ पर कम है, अगली लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा अधिक होगा, उसके अगली लेयर में और अधिक होगा, उसके अगली लेयर में और अधिक होगा, उसके अगली लेयर में और अधिक होगा, उसकी अगली लेयर में और अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं हम, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते चला जा रहा है, 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 और बहुत 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 बढ़ गया। ऊपर पहुंच करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बहुत सारा बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा पाथ बन गया। अभी यहां पर बताओ, मछली वाले एग्जाम्पल में लाइट रे किधर घुसेगी? पानी की तरफ या हवा की तरफ? पानी। पानी की तरफ। तो लाइट रे हमारी ऐसे मुड़ेगी और ऐसे मछली की आंख में चली जाएगी। अब ये जरा, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लाइट रे का पाथ जो है वो रिवर्सेबल होता है। मतलब ऐसे भेजा तो ऐसे आया, अगर ऐसे भेजते तो ऐसे चला जाता। मतलब हाँ तो सूरज सर वो से आई मछली, क्रिटिकल एंगल होगी। हाँ, तो वो क्रिटिकल एंगल बनेगा। ये जो एंगल बनेगा ना बच्चों, वो पूछ रहे हैं ना किस एंगल पर। तो मछली को क्या लगेगा, सूरज कहाँ है? मछली को यहाँ नहीं दिखेगा सूरज। मछली को क्या लगेगा, एक मिनट, मछली को लगेगा टिक 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 टिक। मछली को लगेगा सूरज इधर है, ये रियल सन है, तो ये वाला सन्स इमेज
ऑब्जर्व्ड बाय सन की इमेज जो है ऑब्जर्व्ड बाय फिश। हाँ भाई करिश्मा, क्या दिक्कत है? आप क्यों लेट हो गई आज इतना भयंकर, और कल आई नहीं थी आप? तब आजकल वो दूसरी वाली ट्यूशन में एग्जाम चल रहा है, वो टेस्ट रेगुलर टेस्ट लिए तो क्लासेस मिस नहीं करना है अपने को। सब हम बेसिकली ऑफलाइन वाली क्लासेस 4 तारीख से ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग से, इसलिए। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी सर। कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरा बेसिक ये है कि कल जैसे मैंने ये टॉपिक नया शुरू किया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इफ यू वर प्रेजेंट यस्टरडे देन टुडे, मतलब these 2 days can be beneficial for you, where you have completed just one, you have been completing one स्पेशल टॉपिक जो बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट है, नीट जेई सब में इम्पोर्टेंट है, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी तो वो गया, अब आज तो हम उसके सवाल कर रहे हैं, तो तुम्हें जितना समझ में आएगा समझ लो, बाकी हम अगली दोबारा भी कराएंगे, इसकी चिंता नहीं करना है। तुम्हारे पास पूरा सिलेबस तुम्हें कराया जाएगा, लेकिन ये अल्टीमेटली सब मेरा। हाँ वैसे भी अब तो 4 मई से स्टार्ट होंगे ना एग्जाम तो। हाँ, तो 4 महीने से एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो फिर क्या मतलब है? आराम से छुट्टी मनाओ, तो समय है तो अपने पास। टाइम है, वो रिवाइज कर लेंगे। हाँ, तो ये है, हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइंड एट व्हाट एंगल ऑफ फिश इनसाइड अ लेक विल सी अ राइजिंग सन। तो किस एंगल पर वो सन देखेंगे? वो ये एंगल जो है बच्चों, वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला कल मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? साइन आईसी बराबर, साइन इनवर्स हाँ, आईसी बराबर 1 साइन अपॉन इनवर्स वन म्यू, अपॉन 1 अपॉन म्यू। वेरी नाइस। तो अगर मेरे को 1/म्यू लिखना है, वन साइन अपॉन इनवर्स 3/4। यानी कि 4/3, तो साइन आईसी बराबर 3/4 हो गया, और आईसी बराबर साइन इनवर्स, 3/4। बस यही आंसर आ गया। सर हाँ, सर हमारी क्लासेस हैं सर स्कूल की सर 2:30 से 5:30 तक। तो कौन सी खुशी में क्लासेस कर दी स्कूल ने 2:30 से 5:30? चटक गए स्कूल वाले? यस सर। सर 12 तक सर, जनवरी में। अरे यार, तुझे ड्रामा क्यों कर रहे हैं? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? केवी। ये ऐसे नौटंकी क्यों कर रहे हैं वो? सर पता नहीं सर, कह रहे क्लास के लिए आओ, एनओसी भेजो। सर डांट रहे बहुत, इसलिए कल एनओसी देने गए थे सर। ये क्या होता है एनओसी? सर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने थे। किस बात का नॉन ऑब्जेक्शन? फोर्स करते हैं, वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांग रहे। मतलब वो किस बात, किसका ऑब्जेक्शन, क्या क्या लिखा गया था उस सर्टिफिकेट में? सर कि आपके पेरेंट्स रेडी हैं भेजने के लिए स्कूल में? क्लासेस में। तो हाँ, दिन में, तो स्कूल शाम को, में मतलब क्लास लेने तो, के लिए। तो स्कूल जाके क्लासेस होंगी अब? हम्म। हाँ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री सीसीएम की बस, सीसीएम की बस। तो कौन सा केवी? केवी कौन सा है तुम्हारा? सर केवी 2। और तुम्हारा कौन सा है करिश्मा? सर 3 केवी 3 श्रीपुरी वाला, और केवी 2 सदर वाला, आर्मी कैंट। आर्मी कैंट वाला। तो सर हमारी भी हो गई, बट वो कोई नहीं जा रहा। चलो ठीक है, तो अभी इस पे चर्चा करेंगे। अभी हाल फिलहाल एक आध दो सवाल और करते हैं इसके। कल तुम नहीं आई थी, तुमने छोड़ दिया ये वाला, है ना? सर कल जाना पड़ा, वो बहुत डांट रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला वाला है, रियर लाइट इंसिडेंट फ्लो फ्रॉम ग्लास टू एयर इंटरफेस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच डेविएशन एंगल ऑफ लाइट बिकम्स 90 डिग्री। तो यानी कि हमसे सिंपली क्या पूछ क्या रहे हैं? मैं सवाल लिखता हूँ, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं हमसे, a ray of light incident from 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 glass, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको दिया हुआ है। मैं लिखता हूँ म्यू, एक मिनट, म्यू 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 इक्वल कितना दिया है? 3/2, 3/2
20 लिख गया तो। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास टू एयर इंटरफेस, टू एयर क्यों नहीं आया, ग्लास टू एयर interface, the angle of incidence at which deviation angle of light becomes 90 degree। deviation angle बोले तो angle of deviation का मतलब क्या हो गया, ये है तो आसान लेकिन देखते हैं तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। डायग्राम बना लो तो समझ जाओगे। डेविएशन एंगल 90 डिग्री है डेविएशन एंगल। सरफेस बनाते हैं, ग्लास से एयर में पड़ रही है लाइट तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। मतलब सर वो ओरिजिनल पाथ और उसका रिफ्रैक्शन का पाथ का बिल्कुल एंगल सही, पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही। रिफ्रैक्टेड रे का पाथ और ओरिजिनल रे के पाथ का अभी तुम बनाओगे तो तुमको थोड़ा सा आश्चर्य भी होगा, करे ये ऐसा कैसे बन गया। तो मान लेते हैं हमारी जो लाइट रे आ रही है वो चित्र के अनुसार ऐसे आ रही है। नीचे क्या है, ग्लास, और ऊपर क्या है, एयर। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। यदि हम लोग इसको, ये सरफेस वर्फेस नहीं होता तो लाइट हमारी चकाचक तरीके से ऐसे सीधी चली जाती। ये इसका ओरिजिनल पाथ है। किसी को कोई समस्या है इसमें? ठीक है, मुझे भी नहीं है। तो लाइट हमारी ऐसे सीधी चली जाती है, इसका ओरिजिनल पाथ है। अब आप बताओ डेविएटेड पाथ मतलब डेविएशन एंगल 90 डिग्री का है, ये ओरिजिनल पाथ। नब्बे डिग्री एंगल डेविएटेड कैसे बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन 90 मांगता है। आईसी पे होगा। सी पे बनेगा, आईसी हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू आईसी नहीं होगी। सर, उससे ज्यादा होगी जब ज्यादा होगा। होगी भाई साहब। 90 डिग्री एंगल, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होता है आईसी पर। अगर आई की वैल्यू आईसी होती तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन समझते हो ना क्या एंगल होता है, यस ये वाला एंगल, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये थोड़ी 90 बोला है उसने, उसने बोला है डेविएशन 90। इसको हटाओ, इससे ऐसे लाइट रे बनानी है, उसको डिलीट कर दो। तो लाइट रे ये वापस आएगी, डेविएशन 90 बन रहा है तो डेविएशन मतलब ये वापस आएगी ऐसे, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये वाला एंगल जो ओरिजिनल पाथ है और ये वाला जो पाथ हमारा बना है ये डेविएटेड, या फिर जिसको हम लोग रिफ्रैक्टेड भी कह सकते हैं। रिफ्रैक्टेड पाथ है। और ये जो एंगल है बालकों 90 डिग्री आ रहा है, कुछ कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है। ये 90 डिग्री, ये है अपना एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। रिफ्लेक्शन तो सभी ने पढ़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी तो रिफ्लेक्शन ही है। अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई ही होगा ना। पूछा क्या है, ये वाला डायग्राम समझ में आया किसको, किसको नहीं आया डायग्राम समझ में, पूछ लो भाई, पूछो। डायग्राम किसको किसको समझ में नहीं आया, पूछ लो, पूछो भाई। आई की वैल्यू कितनी होगी बताना जरा। 45 डिग्री।
आई की वैल्यू आएगी अपनी 45 डिग्री। कैसे पता किया मैंने? यहाँ पर टोटल 180 डिग्री एंगल है, वो किस किस के बराबर होगा? 2i प्लस डेल्टा के बराबर हो जाएगा, है ना? यानी कि 180 डिग्री बराबर 2i प्लस 90, तो 90 180 में से 90 गया, 90 बचा, 2i विच मीन्स i बराबर 45 डिग्रीज। ये आंसर हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंसी पूछा था। टेन टेन टी 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 टी। किसको समझने में समस्या है बोल दे भाई। डेविएशन 90 बोला था उनने, रिफ्रैक्शन 90 नहीं बोला था। पॉइंट टू बी नोटेड भाई लोग। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर वाले सवालों पे। ये सवाल किसको समझ में नहीं आया भैया? जल्दी बताइए। अगला सवाल पेश करता हूं मैं। लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल, क्या लिखा था? अल्फा। ये ए नहीं है, अल्फा है। रुको जरा इंसर्ट करता हूँ सिंबल में, अल्फा 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 अल्फा। ऑन वन प्लेनर एंड ऑफ ए, वन प्लेनर एंड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर ई एफ आर ए, आर ई एफ आर, refractive index small n, ये सही है। Determine the least value of small n so that the light entering the rod does not emerge from the curved surface of the rod irrespective of the value of alpha, irrespective of the value of alpha। अल्फा की कोनो भी वैल्यू रख दो तुम, एन की ऐसी वैल्यू बताओ जिससे कि एन की डिटरमाइन द लीस्ट वैल्यू, कि जिससे कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही जाए, मतलब वो बाहर निकले ही ना। ऐसा सिचुएशन चाहिए हमें कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा हो ही जाए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि TIR करवाना है अपन को। डायग्राम बना लोगे क्या? मैं बनाऊं? अच्छा बनाते हैं बड़ा सा डायग्राम। अब इस रॉड के एक एंड पर हमारी लाइट है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये रॉड बन गई हमारी। आपको इस रॉड के एक सिरे से लाइट को घुसाना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है? एक सिरे से लाइट को घुसाना है, तो पहले तो
सरफेस से सामने वाले सरफेस से किसी इससे घुसा दो चाहे इससे घुसा दो, किसी सरफेस से घुसा दो। मैं ये सामने दूसरे वाले सरफेस से घुसाता हूँ। पहले मैं एक नॉर्मल बना लूँ, इसकी एक्सिस है वही नॉर्मल होगी यहाँ पर। ये नॉर्मल हो गई, लाइट रे घुसा दी मैंने इससे, अल्फा एंगल से लाइट रे घुस गई, टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी, ये तो हमें पता ही है। ये अल्फा एंगल से हो गई, टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, यानी कि लाइट हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे हो गई, यानी कि सरफेस पर यहाँ पड़ी। अब जो स्टोरी है वो हमसे, अब इस सरफेस पे पड़ी, अब यहाँ की नॉर्मल बनाते हैं, तो यहाँ की नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे सी बनेगी। यानी कि इसको कैसे जाना है वापस, यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो ही जाना चाहिए, तो TIR अगर होना है तो ऐसे होना चाहिए। अब बताओ किसको डायग्राम समझ में नहीं आया? एकदम चौचक डायग्राम बनाया भाई साहब मैंने। तुम लोग कुछ कह तो सकते ही नहीं हो कि सर मजा नहीं आया, डायग्राम तो एक नंबर बनाया मैंने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल जो हमारी रॉड है उसका n है, बाहर एयर है, जहाँ से इधर आई और इधर भी बाहर एयर है, यहाँ जहाँ जाना चाहती है। यहाँ पर जो एंगल इंसिडेंट जो हमारा एंगल होएगा वो हमारा क्रिटिकल एंगल से तो अधिक होना चाहिए। ये जो आई है इसको क्रिटिकल एंगल के जस्ट बराबर या अधिक तो होना ही चाहिए। यहाँ पर अगर क्रिटिकल एंगल बनता है तो काम हो जाएगा अपना। क्या आप लोगों को टाइम चाहिए इसको करने के लिए 2 मिनट का, कि मैं करूं? मैं करूं क्या? क्यों यस बच्चों, सर। किस थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आ रहा क्या? चलो, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। ये जो फ्रंट का सरफेस है ना हमारा, ये वाला सरफेस, इस वाले सरफेस पर पहले रिफ्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ का रिफ्रैक्शन समझते हैं, यहाँ का रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है इस सरफेस पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा अल्फा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं हो गया r। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ, व्हेन एंटरिंग when entering स्नेल्स लॉ, क्या होता है स्नेल्स लॉ? Sin हाँ हाँ, incident upon sin reflection is equal to inverse. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस वाले सरफेस पर व्हेन एंटरिंग, एंटर करने Sin के alpha by साइन sin r is अल्फा equal to n. ओवर साइन r इक्वल्स टू n अपॉन 1 होना चाहिए पर n, ठीक है ना। साइन अल्फा अपॉन साइन r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा n,
यानी कि विच मीन्स अच्छा। अब इस ट्राइंगल को जरा गौर से देखो, इसको आगे बढ़ाते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया यहाँ पर? क्यों भाई? यस सर। ये राइट एंगल ट्राइंगल सा नहीं दिख रहा आप लोगों को? यदि आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखेंगे तो इसमें ये 90 डिग्री, ये आई हो गया, आईसी के बराबर चाहिए हमें जस्ट, तो आईसी प्लस आर प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। क्यों भैया, सही है? और अगर मैं इसको आर की वैल्यू निकालना चाहूं आईसी के टर्म्स में, कितनी आएगी आर की वैल्यू आईसी के टर्म्स में? आर की वैल्यू आईसी के 90 माइनस आईसी 90 माइनस आर। नहीं आर की वैल्यू, वो आर तो की सर 90 माइनस आई सी। 90 माइनस आईसी, बिल्कुल सही। तो आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 माइनस आईसी इस राइट एंगल ट्राइंगल वाले में, पूरे इसमें जिसमें यहाँ व्यवस्था देख ली अपन ने, राइट एंगल ट्राइंगल ये जो है, जो भी ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ो इधर। हाँ बेटा, सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा तो स्नेल्स लॉ में समझ नहीं आया। म्यू आर 1 होता है एयर का अपन एम, और म्यू डेंसर का एन है तो 1/n नहीं होगा? n/1 होगा ना, लाइट रे एयर से उसमें गई तो जिसमें जाती है उसका ऊपर होता है, जिससे से आती है उसका नीचे होता है, n/1। μ2/μ1 होता है, μ1/μ2 नहीं होता है। ठीक है, अरे भाई बोलो, ठीक है ना? इसका यस मतलब सर। हो गया साइन अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू साइन आर। साइन आर की वैल्यू कितनी लिख देंगे हम? सो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू n इंटू साइन 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन 90 माइनस थीटा सी, यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू जो है हमारी, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू n इंटू साइन 90 माइनस थीटा सी, और साइन अल्फा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 माइनस थीटा सी किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर। अच्छा, n के या तो ये बराबर हो जाए या फिर n से छोटा हो जाए, दोनों ही कंडीशन में हमारा काम बन जाएगा। n के या तो बराबर हो जाए या तो n से छोटा हो जाए। क्यों, सही कह रहा हूं कि नहीं? यहाँ पर देखो, यस सर। आई की वैल्यू आईसी से बराबर हो जाए तो भी चलेगा, या फिर बड़ी हो जाए तो भी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। लेकिन हमसे सवाल में यहाँ पर क्या पूछा गया है? मिनिमम का केस ना, इसीलिए मैंने बराबर लिया था। लीस्ट वैल्यू ऑफ एन ये जस्ट वाला केस है, इसीलिए हमने मिनिमम वाला केस यानी कि इक्वल लेकर के कर रहे हैं। फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ एन एन की लीस्ट वैल्यू जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी? साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। यस सर। तो ये इसको एन को इस रुक जाना जरा, पहले इधर पे साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉस थीटा सी इक्वल्स टू एन, या फिर ऐसे करके भी एन करके भी छोड़ सकता हूँ, कोई नहीं, सब चलेगा। और सुनते चलो, फ्रॉम एक, इसको तो यहाँ पर रखा ही रखा मैंने, इसको तो यहाँ पर देख ही लो, इसको तो यहाँ पर रखा ही है। क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले से हम लोग कुछ जानते हैं। फ्रॉम क्रिटिकल एंगल आईसी वाले फॉर्मूले से
कितना होता है n बराबर 1/sin IC। क्यों बच्चों? या फिर n इज इक्वल्स टू sin IC, यानी कि sin IC इज इक्वल्स टू 1/n। अब एक इक्वेशन में n इधर है, या तो तुम n को रिप्लेस कर लो यहाँ पर, तो तुम्हारा वैसे थीटा सी क्यों लिख दिया मैंने, IC लिख रहे थे ना हम, क्रिटिकल एंगल हम IC लिख रहे हैं, मैंने थीटा सी क्यों लिख दिया? सर। हाँ, वो दोनों अलग अलग हो गए, IC लिख रहा मैं तो, cos IC। तो ये हमारा साइन अल्फा अपॉन कॉस IC इधर हो गया, साइन IC हमारा 1/n के बराबर हो गया। हमसे पूछा गया कि कितनी वैल्यू उसकी मिनिमम, ये बहुत ही कॉमन सवाल है, कई बार पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कितनी वैल्यू हो एंटरिंग अल्फा की, कितनी भी वैल्यू हो, कितनी भी यानी कि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है अल्फा की वैल्यू? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? सर 1। अधिक से अधिक अल्फा की वैल्यू कितनी हो सकती है अल्फा की? 90 डिग्री। 90 डिग्री। चलो इसको इसको पूरा पूरा अपन लोग पूरे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो अभी हम कर रहे थे उसका भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ से एक काम कर लो, इसको पहले सॉल्व करके फिर हम दूसरे तरीके से भी सोचेंगे। तो यहाँ से cos IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये sin थीटा ये हो गया, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 1/n स्क्वायर। sin थीटा और cos थीटा का मतलब समझते हो ना? यस सर। तो ये cos IC की वैल्यू हम इधर रख देंगे। सो साइन अल्फा अपॉन cos IC की जगह कितना लिख दें, √1 माइनस 1/n स्क्वायर। मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल स्मॉल n, और साइन अल्फा यानी कि कितना आ गया, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल √1 माइनस 1/n स्क्वायर। सुनते चलो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी होगी, अल्फा 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। ये इधर रख देंगे, 1 मस्ट बी लेस देन और ग्रेटर देन, तो n इंटू √1 माइनस 1/n स्क्वायर। फॉर जस्ट के केस में 1 के बराबर इसको रख देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, और 1 ऑलमोस्ट इक्वल टू, या वैसे कर दो n स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई किया तो n स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1 n स्क्वायर माइनस 1, फिर 1 उधर ले गए तो 1 प्लस 1 हो गया n स्क्वायर, फिर उधर ले गए तो 1 प्लस 1 2, और स्क्वायर को अंडर रूट कर दिया n, तो n की वैल्यू √2 से बराबर या अधिक होनी चाहिए तो काम हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वहां पर अल्फा की वैल्यू कोई भी हो, सब चलेगा, क्योंकि हमने तो अल्फा की अधिकतम वैल्यू ले ली ना, उससे कम होगा तब तो अपना काम चलेगा ही चलेगा। अब जरा इधर आ जाओ, हमसे पूछा क्या गया, लीस्ट वैल्यू ऑफ n क्या है, अपने को फॉर्मूला पता है। अरे यार हम फिर आखिर में आ गए, जे देखते चलो जरा, इसको हम जूम करो, जूम जूम जूम, आ गए हम इधर। इसी ट्रायंगल को ध्यान से देखो, हमें n की वैल्यू सबसे कम चाहिए। फॉर्मूला n और IC का फॉर्मूला देखो, n बराबर कितना होता है, 1/sin IC, बोले जल्दी से, यही फॉर्मूला होता है। यस सर। सुनते रहना बहुत ध्यान से, n की वैल्यू कम चाहिए तो sin IC की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। यस हाँ सर। सर। n की वैल्यू हमें सबसे मिनिमम Yes, वैल्यू sir. उसकी कितनी हो, नहीं रुक जाओ, मिनिमम वैल्यू नहीं, मिनिमम है, कम क्यों चाहिए हमें, ज्यादा चाहिए। n की वैल्यू मिनिमम कितनी, यानी कि n की वैल्यू मिनिमम कितनी हो, यानी कि उससे ज्यादा हो तो अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अधिक से अधिक, यहां पर उल्टा, n की वैल्यू अगर हमें अधिक चाहिए तो IC की वैल्यू हमें कम से कम चाहिए।
आईसी की वैल्यू जितनी कम होगी एन की वैल्यू उतनी अधिक होगी। क्लियर? क्रिटिकल sir. एंगल की वैल्यू जितनी Yes, कम, sir. ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कम चाहिए, ट्राइंगल में देखो, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर हमें कम चाहिए तो आर की वैल्यू अधिक होनी चाहिए। Yes, sir. ठीक है। आर की वैल्यू, अब इधर वापस इस सरफेस पर देखो, अगर आर की वैल्यू अधिक चाहिए तो अल्फा की वैल्यू भी अधिक चाहिए। हाँ sir. Yes, sir. अल्फा की सबसे अधिक वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री। Yes, sir. अल्फा तो सबसे अधिक, आर हाँ, अल्फा की वैल्यू सबसे अधिक 90 डिग्री हो सकती है, यानी कि जब अल्फा 90 होगा तो आर की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर नहीं हो जाएगी। ग्रेजिंग वाला केस हो गया ना, मतलब अल्फा कैसा आएगा, ऐसे आएगा और फिर ऐसे एंट्री करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। नहीं समझे? फिर से बताता हूं, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, फिर से बताता हूं। अल्फा की अधिक से अधिक वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। इसमें कोई परेशानी किसी को? नो सर। नो सर। अल्फा की नो सर। अधिक से अधिक वैल्यू 90 डिग्री। चलो अल्फा को बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं 90 डिग्री, ये हो गई अल्फा। अगर अल्फा 90 डिग्री पे घुसेगा अंदर तो ये जो एंगल आर होगा ये क्रिटिकल एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा। सोचो, जल्दी सोचो, नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। चलो जरा, अगर तुम लोग को मजा नहीं आ रहा तो इसको हम लिख के देखते हैं, तुम्हें एक बार समझ में आ जाएगा। लिखने के बाद तो एकदम चौचक तरीके से, थोड़ा बहुत बनाना पड़ा तो हम बना भी देंगे उसे। देखते चलो। देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ alpha is equals to 90 degree. For that, R would be maximum, would also be maximum. यानी कि at alpha is equals to 90 degree, जो कि मैक्सिमम है, R will be equal to IC। R की इससे अधिक वैल्यू नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? सोच लो तुम लोग भी, R की IC क्रिटिकल एंगल से अधिक वैल्यू नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। लाइट जब रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में घुसती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, यानी कि अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस घटाओगे तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है वो तो और कम हो जाएगा, और तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ेगा, और बढ़ते 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 अधिकतम तुम 90 कर सकते हो अल्फा को, यानी कि इंसिडेंस को अधिकतम 90 कर सकते हो। तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है अधिकतम 90 डिग्री हो सकता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो सकता है। सही है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। सो ट्राइंगल देखो जरा, ये ये ट्राइंगल, ये वैल्यू आर आईसी के बराबर, ये वैल्यू भी आईसी के बराबर, और ये 90 डिग्री। सही है कि नहीं है? यस सर। यानी कि आईसी प्लस 90 बराबर 180, हाँ। यानी कि आईसी बराबर 45 डिग्री। यस सर। म्यू बराबर कितना होता है, 1/sin आईसी, यस सर। यानी यस कि n बराबर 1/√2, यानी कि n बराबर √2। सर। कैसा लगा अल्टरनेट मेथड? यस सर। बहुत सही सर। सही था हाँ बहुत? सर, ये समझ में आ गया। चुटकियों का हाँ काम है। सर। डायग्राम देख लो एक हाँ बार फिर सर। से। अगर तुम अधिक से अधिक यस अल्फा सर, आ बढ़ाओगे गया। तो चाहे कितना बढ़ा लो, तुम अल्फा 90 डिग्री से अधिक नहीं कर पाओगे। अल्फा अधिक से अधिक करोगे 90 डिग्री होगा, तो आर अधिक से अधिक करोगे तो क्रिटिकल एंगल होगा। अगर आर भी क्रिटिकल एंगल है तो फिर क्रिटिकल एंगल 45 हुआ, क्रिटिकल अधिक से अधिक 45 हुआ। बस क्रिटिकल 45 पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा मिनिमम टू मिनिमम √2 हो सकता है, उसके अलावा तुम्हें उससे अधिक ही चाहिए। ये हमारा एकदम
प्यारा सा सवाल हो गया, एकदम गजब का सवाल। ये गजब का सवाल प्रैक्टिकल यूज का सवाल है। नहीं समझ रहे प्रैक्टिकल यूज का सवाल क्यों है? जल्दी बोलो। Yes, sir. है ना प्रैक्टिकल यूज का सवाल? Yes, sir. चलो ठीक है, अभी हम कक्षा समाप्त करते हैं। आप सबसे कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय। ठीक है, Good evening, sir. गुड नाइट बच्चों। Thank you, sir. ओके बच्चों, थैंक बाय। यू सर।